सो वेलकम बैक यू गाइस इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर के रिगार्डिंग द राइज ऑफ द यूरोप नेशनलिज्म द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप चैप्टर है। हम जान रहे हैं कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे पैदा हो रहा है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि ऐप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लास 10 से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी आप पढ़ते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि हमारा मानना है कि मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं लगते हैं, प्यार और मेहनत और लगन से बनाए जाते हैं। तो ये पाठशाला आपके लिए सारी चीज़ें कर रहा है। तो आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास के अंदर बात करी थी जर्मन ज़ुल्वेरियन जो शुरू हुआ था, और इसकी शुरुआत अगर आप देखो तो मेन मकसद था उस टाइम पीरियड पे कि जर्मन की जितनी भी कंट्री है, मतलब मीन्स पर्शिया वाला पार्ट था, पर्शिया में बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारी करेंसियाँ चलती थी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर एक तरीके से कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ड्रेसिंग सेंस नहीं बन पाया। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब जर्मनी और साथ में फ्रांस के कुछ प्रांत यानी कि कुछ हिस्से जब ये आपस में बिजनेस करते थे तो उस टाइम पीरियड पे बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड हो सके। तो उस टाइम पीरियड पे जब ये चीजें हो रही थी तो आप ये नोटिस करोगे, एक व्यक्ति थे अर्थशास्त्री। उस टाइम पीरियड पे इन्होंने फैडिक लिस्ट करके इनका नाम है, जर्मन के ट्यूबेन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। इन्होंने बताया कि जुल्वेरियन का लक्ष्य जर्मन लोगों के आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना, और वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उनके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादों को बढ़ाकर भी। अब ये है क्या? देखो, इन्होंने बताया कि जब कोई भी स्टेट बिजनेस करता है ना आपस में दूसरे स्टेट के साथ, उसका फायदा पता है क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से बिजनेस कर रहा है, वो इकोनॉमिकली तो बढ़ ही रहे, लेकिन साथ साथ में वो कहीं ना कहीं यूनाइट हो रहे हैं अपने नेशन को लेकर। तो यहाँ से कहानी बढ़ती है कि किस तरीके से जुल्वेरियन ने मदद करी थी। पर्शिया में अलग अलग राजा, अलग अलग किंग थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस जुल्वेरियन कम्युनिटी बनने की वजह से, जर्मन कन्फ्रंट्रेशन बनने की वजह से, वहां पे आप देखोगे कि ये सारे स्टेट्स अब एक होने जा रहे हैं। एक होते चले जाएंगे तो कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी भी होती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ से हम पढ़ रहे थे, हमें याद होगा कि बैटल ऑफ वाटरलू जो था, जिसमें आपका क्या कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट मारा जाता है। तो आप कह सकते हैं वाटरलू उस समय किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था, अभी वो बेल्जियम बना हुआ है, और वाटरलू का बैटल वहीं हुआ था। बैटल में फ्रांस, अपोजिट में कौन था? यूके, पर्शिया, नीदरलैंड, हैंकूवर और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे। और उस टाइम पीरियड पे नेपोलियन बोनापार्ट को मार दिया गया। सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था? सबसे बड़ा रीजन ये था कि नेपोलियन जो थ्योरी लेके आया था कि भैया मैं राजा हूं पर मैं डेमोक्रेसी को मानता हूं, मैं तीनों लोगों को कह रहा हूं टैक्स देने की जरूरत है, मैं लोगों को प्रिविलेजेस खत्म कर रहा हूं, मैं मतलब जो भी नेपोलियन सिविल कोड में 1815 में 1804 में आया, वो सब इन सारी कंट्रियों को बहुत बुरा लगने लग गया। क्यों? क्योंकि यही सेम आइडियोलॉजी दूसरे स्टेट में जाएगी तो वहां पे भी तो नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ेगी, राष्ट्रवाद की फीलिंग बढ़ेगी, और जब ये राष्ट्रवाद की फीलिंग उस तरफ बढ़ेगी तो ऑफकोर्स ये कंट्री डरेगी, कहेगी कि यार ये चीज तो हमारी कंट्री में भी हो जाएगा तो फिर तो हमारा शासन खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई उस टाइम पीरियड पे आप कहोगे कि नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द 1850 बाय द कंबाइंड पावर ऑफ ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड द ऑस्ट्रेलिया। उनको मारने के बाद आज तक ऐसी थ्योरी समझ में नहीं आई लोगों को कि नेपोलियन जो है वो मरने के बाद कहाँ गया, उसकी बॉडी कहाँ थी, किसी को नहीं पता चला, पर वाटरलू के अंदर मारा गया। आप देख सकते हो 18 जून 1815, आज से 208 साल पुरानी बात हो रही है, हिस्ट्री की, और उस टाइम पीरियड पे इनको मार दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ? अगर आप देखो तो किंगडम ऑफ फ्रांस के अंदर जब इनको हराया गया तो उसके आसपास देखो कितने सारे स्टेट्स हैं, पर्शिया के पूरे स्टेट्स हैं, और यहाँ पे ही अलग अलग कंट्रियां आपस में थी, और आपस में बिजनेस करने के लिए इसीलिए ही 1834 में क्या बनाया गया था? जुल्वेरियन बनाया गया था। अब ये समझते हैं, आगे जाके समझते हैं। तो जैसे ही यूरोप क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे अब नेपोलियन को हरा देता है, नेपोलियन को हराने के बाद अब क्या होता है आप देखोगे, वो एक डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। इट मीन्स दैट अब फ्रांस पूरी तरीके से इन पावरफुल कंट्रीज के हाथों में आ गया है। अब फ्रांस को जिस तरीके से वो बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोप पावर, ब्रिटेन, रशिया एंड पर्शिया मेट इन द वियना। वियना में मुलाकात होती है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वियना जो है वो कौन से स्टेट में, कौन सी कंट्री के अंदर आता है। तो वियना 1815 में मिले, और उस समय पे ये जो फ्रांस में इतने लंबे समय पे नेपोलियन का काम धंधा चल रहा था,
उसको किस तरीके से रीस्टैब्लिश करे या किस तरीके से अब ऐसा बना दे फ्रांस को जैसा वो बहुत साल पहले लुइस 15, 14, 16 के टाइम पीरियड पे था। तो आप कहोगे उस समय पे इन सारी बातों को मद्देनजर रखने वाला मेटरनिक था। मेटरनिक उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर था और उसने बताया, लोगों की मीटिंग हेल्ड करवाई और वियना में कॉन्फ्रेंस में बातें क्या क्या हुई। वो ये है पेपर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली बात कि संधि के अंदर बातें क्या हुई। संधि इट मीन्स उस समय जो भी संधि हुई थी उस संधि के अंदर क्या बातें हुई। अब आपको ना यहाँ एक शॉकिंग न्यूज मिलने वाली है। शॉकिंग न्यूज क्या है आप समझिए। जैसे ही यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना होती है, वियना के अंदर 1815 में, तो नए कानून पास करे जाते हैं। सबसे पहला कानून बर्बन डायनेस्टी जो है वो दोबारा से, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में थी, वो दोबारा से रिस्टोर कर दी जाएगी। और ऑफ कोर्स जी हाँ दोस्तों, लुइस 17 पावर में आता है। अब आप सोचोगे लुइस 17 कौन है यार? लुइस 16 का तो बेटा था ही नहीं, लुइस 16 तो मारा गया और यहाँ पे लुइस 17 कैसे आ गया? तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, लुइस 17 लुइस 16 का बेटा नहीं है, याद रखिएगा। लुइस 16 जो है वो उस टाइम पीरियड पे उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था आपका क्या कहते हैं, लुइस 16 के पिताजी का नाम लुइस 15 था। लुइस 15 से पहले लुइस 14 थे और लुइस 14 के बेटे थे ये याद रखना। लुइस 14 के बेटे थे और उसके बाद इन्हें किंग ऑफ फ्रांस बनाया गया। आप देख सकते हो 1814 से लेकर 1815 तक, ज्यादा लंबे समय तक नहीं बने ये। उसके बाद चार्ल्स 10 बनाए गए और चार्ल्स 10 को बनाने के बाद लुइस फिलिपी करके आता है एंड दिस इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी, और ये चीज आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। तो बस हमें जानना क्या, हमें जानना इतना है कि भैया जैसे ही ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो उस टाइम पीरियड पे दोबारा से सत्ता को ला दिया गया और बर्बन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट कर दी गई। अब बर्बन डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सेम वही कहानी जो उस टाइम पीरियड पे 1800 समथिंग में 1801 के अंदर थी, और वही कहानी अब यहाँ पे दोबारा से शुरू हो गई। मतलब सनम हम जहां से शुरू कर रहे थे हम वहीं पे आके रुक गए, समझ रहे हो? तो यहाँ पे दोबारा से फ्रांस के अंदर वही सारा सिस्टम हो गया। तो पहला काम क्या करा गया? पहला काम बर्बन डायनेस्टी रीस्टैब्लिश कर दी गई। दूसरा काम क्या करा गया? दूसरा काम ये करा गया कि फ्रांस की डायनेस्टी बढ़े ना, फ्रांस का इलाका बढ़े ना, इसलिए उसकी बाउंड्री पे धीरे धीरे करके नए नए स्टेट्स को स्टैब्लिश कर दिया। क्या क्या स्टैब्लिश करा? किंगडम ऑफ नीदरलैंड वो सेटअप इन द नॉर्थ। अब ये देख सकते हो, ये है आपका क्या, ये है आपका फ्रांस, ये वाला फ्रांस है। तो फ्रांस में आप देखो सबसे पहले किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ये वाला पार्ट जो था, ये पार्ट उसके नॉर्थ में स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद जियोना एंड द पिडमाउंट, यहाँ पे देखो ये है आपका जियोना एंड द पिडमाउंट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं साउथ के अंदर स्टैब्लिश कर दिया। एंड देन पर्शिया गॉट द इंपॉर्टेंट टेरिटरी ऑफ द वेस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट वो पर्शिया को मिल गया। तो इस तरीके से पर्शिया ने इस वाले हिस्से को कब्जा लिया, यहाँ पे नीदरलैंड ब्रिटेन के पास आ गया और यहाँ पे स्पेन या फ्रांस की कॉलोनी जो थी, स्पेन की कॉलोनी, वो यहाँ बस गई। तो इस तरीके से आप कहोगे कि इसका एक्सपेंशन रोका गया और ऑस्ट्रेलिया को कुछ पार्ट इटली का दे दिया गया। ये वाला पार्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, समझ रहे हो? तो वही वाली बात, केक कटेगा सब में बटेगा। तो जो अमीर कंट्री थी जो युद्ध के अंदर आई थी, पर्शिया आई थी, ऑस्ट्रेलिया आई थी, उसके बाद यूके आया था, नीदरलैंड आया था, इन सब ने भैया बोला कि जो नेपोलियन ने इलाका कैप्चर करा हुआ है वो इलाका अब हमारे हिस्से में आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सारी बातें हुई एंड देन फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब पर्शिया को बहुत सारे पार्ट मिल गए और यहाँ पे नेपोलियन आया, फिर चार्ल्स 10 आया, फिर लुइस फिलिपी आया, तो इन लोगों ने कहा यार आपस में बिजनेस करने के लिए कुछ तो करने की जरूरत है। इसीलिए आप देखोगे कि उस टाइम पीरियड पे नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों को जर्मनी परिसंघ से अछूत छोड़ दिया गया और ये कहा गया कि भैया ठीक है, अब जो क्या कहते हैं मतलब अब क्या होगा, अब जितने भी स्टेट्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, नए राज्य बनेंगे, उन सभी के अंदर अब जर्मन का या जो पर्शिया का एक करेंसी का सिस्टम था, इकोनॉमी को बैलेंस करने का सिस्टम था, वो अब शुरू हो गया। दूसरा आप रशिया को देख लेंगे तो रशिया ने उस टाइम पीरियड पे वॉर के अंदर पोलैंड का कुछ हिस्सा ले लिया। तो पोलैंड वॉज द पार्ट ऑफ द रशिया। सोचिए रशिया इतना बड़ा वैसी था और फिर उसे पोलैंड का पार्ट और मिल जाता है। तो पोलैंड जब मिल जाता है पार्ट, तो वर्तमान समय में आप देखोगे पोलैंड से ही बहुत सारी कंट्रियां निकली है, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, उसके लिथानिया, लिथाविया है ना, रूस करके भी एक, ये सारे स्टेट उस टाइम पीरियड पे बने, मतलब प्रेजेंट टाइम पे आके बने। लेकिन हम कहेंगे कि
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, या इस टाइम जब 1815 में वॉर हुआ वाटरलू के बैटल में, तो रशिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, ये रशिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जबकि पर्शिया को सक्सोनिया का पार्ट दिया गया। सेक्सोनिया ये वाला पार्ट, ये सेक्सोनिया वाला पार्ट। तो ये सारी क्या है, 1815 के अंदर क्या क्या बदलाव हुए थे, ये वो सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, 1815 में जैसे ही ये चीज शुरू होती है, देन फाइनली ये कहा जाता है कि अब जहां जहां पर हमने कंट्रोल बना दिया है, वहां वहां पे अब हमसे फालतू बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। इसीलिए क्या बोला गया कि 1815 के अंदर जैसे ये कॉन्फ्रेंस होता है, तो बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, इसका क्रिटिसिज्म करा, इसकी आलोचना करी। क्यों? क्योंकि अब राजा के खिलाफ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि भाई फ्रांस में दोबारा से राजा आ चुका है। अब राजा चाटे मारेगा, क्यों मारेगा? क्योंकि राजा अब नेपोलियन को हराने के बाद दोबारा से राजा बना, और 1815 में सब कुछ दोबारा से रिस्टैब्लिश कर दिया गया। वही थर्ड स्टेट को टैक्स देना है, सेकंड को नहीं देना है, फर्स्ट स्टेट को नहीं देना है, थर्ड स्टेट ही टैक्स देगी, प्रिविलेजेस इस्तेमाल होगा, चर्च टैक्स लेगा, राजा टैक्स लेगा, ये सिस्टम दोबारा शुरू हो गया। तो इसीलिए अब राजा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, तो ज्यादातर समाचार पत्र, पुस्तक, नाटक, गीत, इन सब पर सेंसरशिप लगा दी गई कि भैया अगर आपने कुछ भी छापना, कुछ भी बोलना, राजा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वरना अगर राजा से ऐठोगे तो घर बैठोगे। तो यहाँ से 1815 की कहानी जो है बड़ी डेडलाइन वाली थी, बड़ी दिक्कत वाली थी। सो गाइज, ये था इस वाले पार्ट में। आई होप आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आया होगा। अधिक जानकारी के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।